नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर को लेकर और जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था ना लगातार विपक्ष की तरफ से, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, उस नैरेटिव का भी भंडा फोड़ कर ही दिया था। हाउस में आपने सुना, और हमेशा ये होता ही है कि जब विपक्ष के तमाम जो उनकी बातें होती है, तमाम उनका नैरेटिव होता है, उनके आरोप होते हैं, उनका एक एक करके जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है और सुनने की हिम्मत नहीं रह जाती है तो वॉकआउट कर जाता है विपक्ष। कल भी यही हुआ था। लेकिन कल के वॉकआउट के बाद आज राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया। अपनी तो गलती पर उन्होंने बात की नहीं, ये भी नहीं बताया कि इतने दिनों से जो उन्होंने बातें कही थी जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, उसके बाद अब उनको क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वो बोल नहीं पा रहे थे, और वो अभी भी चैलेंज दे रहे हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 3 उन्होंने की थी, हाइड्रोजन बम से लेकर नाइट्रोजन बम तक, उन सब के बारे में सदन में चर्चा हो। अब इसका जवाब भी गृह मंत्री ने कल दिया था कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन वो कोई संविधान के तहत लिखा हुआ नियम नहीं है कि आप उसको संवैधानिक एक दायरा पहना दें कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए उस पर इतनी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उस पर सदन में चर्चा हो। तो चलिए, ये तमाम बातें तो हो गई थी, लेकिन आज एक और मुद्दा आ गया। राहुल गांधी जा रहे हैं 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जर्मनी के दौरे पर। अब एक नैरेटिव ये भी चलाया गया था कि इस बार संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसमें बहुत कम बैठकें की गई हैं। कुछ दिन तक तो इस पर भी काफी हंगामा किया गया कि भाई कैसे होगा, हमारे मुद्दे हम कब उठाएंगे। लेकिन अब जब मुद्दे उठाने का समय है तो पूरा का पूरा एक वीक राहुल गांधी रहेंगे जर्मनी में। राहुल गांधी ने सफाई भी दे दी है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो जर्मनी नहीं जा सकता है, क्या विदेश दौरे पर नहीं जा सकता है? तो भाई बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उन्हीं के सहयोगी यानी समाजवादी पार्टी के लोग अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कुछ गंभीरता लानी पड़ेगी राहुल गांधी को, और गंभीरता इसलिए लानी पड़ेगी कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और अगर आप जाते हैं विदेश में तो एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा ना कि अब तक आपके विदेश दौरों से भारत को आखिर क्या फायदा मिला है। तो ये सवाल तो अब जब सहयोगी पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो हम भी राहुल गांधी की पार्टी से आज और राहुल गांधी से इस शो के जरिए सवाल पूछ ही लेते हैं कि इतनी बार जो विदेश दौरे वो लगातार कर रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट दौरे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते वो सदन में रहना उनको सही नहीं लग रहा है, बल्कि जर्मनी जाना ज्यादा सही लग रहा है। तो इतना क्या अहम हो गया है, इससे भारत को क्या अचीवमेंट मिलने वाली है, आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एसआईआर को लेकर तो फेक नैरेटिव सामने आ ही गया है, उसका जवाब नहीं है, तो जरा इसी का जवाब दे दें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। तो मैंने बातें बोली हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। बिना किसी तैयारी के माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पूरे जो 3 पॉइंट मुख्य थे उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़िया से कानून सम्मत धुलाई कर दी, और जब वो वॉशिंग मशीन में धुल गई तो राहुल गांधी कुछ तो बोलेंगे। अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी पहले हुई थी तो इसलिए हम भी वोट चोरी करेंगे, यही कहा उन्होंने। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर कोई घुसपैठिया मिला इनको, अभी तक कोई मिला इनसे, आप लोग पूछते क्यों नहीं? सवाल हमसे पूछते, वो अमित शाह से पूछा करिए कि कोई सूची जारी कीजिए, घुसपैठिए मिले कि नहीं मिले। कि हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हो। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का हर कदम चुनावी नीति होती है। बांग्ला इज पोलराइज्ड बाय ममता एंड नो ममता। जिसको जी चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। 2026 का इलेक्शन तो बहुत देर नहीं है, अब देख लेंगे। राहुल गांधी न सच सुनने को तैयार थे,
राहुल गांधी ना सच देखने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच बोलने को तैयार थे। कल उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो है ही, पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। उन्होंने कहा था डरो मत, हम तो कहते हैं राहुल जी भागो मत। अब तो भाग गए, पार्लियामेंट छोड़ के ही भाग गए। तो सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन हम 3 अहम सवालों का आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक, कि ये घुसपैठियों से प्यार किसको है? यूपी से लेकर बंगाल तक घुसपैठिए भाग रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, उनके डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो आखिर इतना बवाल क्यों कटा हुआ है? दूसरा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा से भारत को अब तक कितना फायदा हुआ है? और तीसरा, कि क्या वोट चोरी एक फेक नैरेटिव था, है, और बंगाल के चुनाव में भी इसी नैरेटिव को ही अब विपक्ष ढोता रहेगा? तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजय शर्मा पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मौजूद है। भुवन भास्कर जोशी जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर बहुत समय बाद जुड़ रहे हैं आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता। राजकिशोर तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद फरहान अभी जुड़े नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ पहले। ये राहुल गांधी की यात्रा के बारे में आईपी सिंह, आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली ले लेना चाहिए अब अपने पद को, राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए राजनीति को, और उनकी विदेश यात्राओं से जो वो इतना अहम मान रहे हैं कि संसद छोड़ के, सत्र छोड़कर वो जा रहे हैं, आखिर उससे भारत को क्या फायदा मिल रहा है? अब तक क्या मिला? रीमा जी, जिस केस में माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रैवलिंग का इतिहास बता चुके हो, उसमें हम एलओपी अगर कुछ यात्राएं कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनके सामने तो चोरी को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड बनाने के ऊपर है माननीय मोदी जी कि कोई भी ऐसा देश नहीं जहां वो छोड़ जहां को दे नहीं। तो राहुल गांधी भी एलओपी है देश के लिए, वो जा सकते हैं। और रही बात हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बयान और राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है उसी के अनुसार बात कर पाते हैं। उनका निजी बयान है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। आवाज क्लियर नहीं है। आपको आवाज आ रही है रीवा जी? आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन चलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो बयान होता है वही समाजवादी पार्टी का बयान होता है, और अन्य कार्यकर्ता कोई बयान देता है तो उसका निजी बयान। तो निकाल दो ना, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो आईपी सिंह के खिलाफ? बयान देखो, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसे तो डेमोक्रेसी कहते हैं कि हर नेता और कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। यही डर जो कि भारतीय जनता पार्टी में खत्म होती है, वहां पर 2 लोग पार्टी चलाते हैं और 2 लोगों का प्रमाण चलता। समझ गई। लोकतंत्र, ये बात बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ये सवाल था कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से अब तक भारत को क्या फायदा मिला है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रोकूंगी जरा मैं। मणिपुर जाना होगा हमें, इम्फाल, जहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। I am delighted to visit Manipur and participate in this reception organized by Manipur people. I am deeply touched by the warmth and affection and extraordinary culture richness. Over generations, its people have enriched the nation by contributing immensely to diverse areas, including sports, the armed forces, art and culture, and public service. Today, I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health, and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur. The projects for which foundation laying has been done today cover a wide range of areas like infrastructure, handloom and handicrafts,
tourism, electricity, drinking water, security and administration, health and sports. These sports projects will generate employment, improve infrastructure, and accelerate economic activity. They reflect government's commitment to inclusive development and empowerment of the people of Manipur. Over the past several years, many initiatives taken by the Government of India for connectivity, health, infrastructure, education, and rural development have brought tangible improvements to people's lives. I am aware of the pain that the people of Manipur have gone through following the unfortunate violence. I want to assure you that taking care of the concerns of the people of Manipur is highest priority for us. My government stands with every affected family. The Union government remains fully committed to strengthening harmony, ensuring security, and supporting Manipur in its journey towards stability and prosperity. The government is also committed to promote equitable development across the state and will ensure that the fruits of development and progress reach each and every corner of the state. Manipur has shown remarkable improvement on several indicators of development. This has been made possible due to close cooperation between union and state governments, and most importantly by the hard work of the people of Manipur. Later today, I will be interacting with internally displaced persons here in Imphal. Manipur is the gateway to India's vibrant engagement with Southeast area. Its youth, culture, and natural beauty make it a state with unlimited potential. Manipur is also known for its self-empowerment and women empowerment. 2 days ago, I had the privilege of honoring 4 women from Manipur among winners from across the country in the National Handicrafts Award ceremony. The historic Nipulal of women's war were waged twice during the early decades of the 20th century by the brave women of Manipur. They succeeded in making the colonial and feudal powers to accept their fair demands. Tomorrow morning, I will have the good fortune of paying floral tributes to the great women at the Nupilal Memorial Complex. I salute those brave women warriors of Manipur. They inspire every Indian. The flame of national pride gets brighter, and Moirang, just a little distance away from here, where heroic soldiers of Azad Hind Fauj hoisted the Indian flag in 1944. In the honor of the brave hearts of Manipur, Mount Harit in the Andaman and Nicobar Islands has been named as Mount Manipur. We are assembled at the place throbbing with glorious chapters of our history. Ladies and gentlemen, nature has endowed Manipur with exceptional gifts. I have been told that Loktok Lake is the largest freshwater lake in the Northeast. It has the only floating national park not just in India but on the entire planet. The valley and the hills of Manipur has unrivaled natural beauty. The interesting game of polo originated in Manipur. I watched a polo exhibition match earlier today. I was impressed to see the women of Manipur excelling in this sport, demanding highest level of speed, strength, and skills. Manipur is known for its excellence in various sports and games. The people of Manipur are talented and hardworking. I am sure that the people from the valley
and the hills will remain together with renewed harmony and take the state to great heights of prosperity and happiness. I urge the people of Manipur to continue supporting measures for harmony and development. Let us together strengthen Manipur as a state where every child feels safe, every woman feels empowered, every community feels included, and every citizen moves ahead towards a bright future. Thank you. Thankchuri. Jai Hind. Jai Bharat. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने सुना, जो कि इम्फाल में मणिपुर सरकार की ओर से आयोजित नागरिक स्वागत समारोह को संबोधित कर रही थी और उन्होंने इस दौरान तमाम बातें कही और ये भी कहा कि किस तरह से मणिपुर और खासकर नॉर्थ ईस्ट जो है उसका वहाँ पर जो विकास हो रहा है उसके नारे को सरकार ने किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हम बात कर रहे थे लगातार राहुल गांधी और तमाम जो बातें हैं। भुवन जी जरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था कि राहुल गांधी ने देश को कहना है। नहीं, देश को नहीं, उनकी यात्राओं से देश को क्या फायदा पहुंचा? देश को उनकी यात्राओं से क्या लाभ मिला? आपको आवाज साफ आ रही है मेरी? आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बोलिए आप प्लीज। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, देश ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लगातार यात्राएं हुई और ट्रंप के चुनाव से लेकर ट्रंप को गुणगान तक लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा, लेकिन उन्होंने उसके बदले क्या दिया? उसके बदले में उन्होंने हम लोगों पर लगातार जो अतिक्रमण करा। प्रधानमंत्री ने नहीं, राहुल गांधी की यात्रा से क्या फायदा हुआ है देश को? मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री से क्या फायदा हुआ है वो तो जनता बता ही रही है, राहुल गांधी की यात्राओं से क्या फायदा हो रहा है? देश को पता चलना चाहिए। हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने का काम करा हमारे पर, ये देश ने देखा है। और माननीय राहुल गांधी जी का अगर आप पूछना चाहती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस। फरहान साहब जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। आपका थोड़ा सा ऑडियो जरा एक बार चेक करिए, क्या दिक्कत क्या आ रही है इनके ऑडियो में। फरहान साहिब जी, राहुल गांधी जो विदेश जा रहे हैं लगातार, इतना इंपॉर्टेंट कोई दौरा होगा तभी वो विपक्ष के नेता के तौर पर होते हुए भी अपना दौरा कर रहे हैं, संसद सत्र चलते हुए भी, तो कोई बहुत अहम उनका वहां पर दौरा होगा जाहिर तौर पर। देश को क्या फायदा मिलने वाला है इससे, और अभी तक क्या मिला? तो ये बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं उससे देश को कितना फायदा पहुंचा? करोड़ का बजट क्या नाम है प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा पर अब तक खर्च किया जा चुका है, क्या इसको आप बता सकती हैं? इससे देश की किस तालुके में क्या फायदा पहुंचा है? देश की जनता को कहां फायदा मिला है? आज की डिबेट तो मुझे ये बताया गया था कि आज की डिबेट वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर है। मुझे ये नहीं पता था कि आज की डिबेट राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर है। नहीं, विदेश यात्रा पर नहीं है, विदेश यात्रा पर है, एसआईआर पर ही है। लेकिन आप ही की पार्टी के सहयोगी उन्होंने आज ये वाली बात बोल दी है कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को और ज्यादा अच्छे तरीके से उठाएं संसद के बाकी बचे हुए सत्र में। उनको विदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी विदेश वो जाते हैं तो भारत को क्या फायदा होता है। ये समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने बोल दिया है, इसलिए इस मुद्दे पर मुझे आपसे सवाल करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है रीमा जी, ऐसा है कि वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा, जब सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और पूरा विपक्ष इस पर बहस चाहता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक हफ्ता इस पर टाल मटोल कर करके सदन का समय समाप्त कर दिया। और क्या नाम है, मुद्दों पर बात करने से बार बार भागने का काम कर रही थी सरकार। आखिर में इस पर जब बहस की बात आई तो सरकार सिर्फ अपनी मनमानी बातें करना चाह रही है, बल्कि जो सांसद में जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी बोलने की आजादी पूर्ण तरीके से नहीं दी जा रही है। अब मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, एसआईआर का जो मुद्दा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एसआईआर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कराई जा रही है? आप पूरे देश को बताने का काम कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मास एसआईआर की जो भूमिका है, चुनाव आयोग के पास इसकी वैधानिक पावर ही नहीं है मास एसआईआर कराने की। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि कानून जो रोपा है, रोपा के तहत आप किसी विशिष्ट विधानसभा या लोकसभा में एसआईआर करा सकते हैं, मगर पूरे देश में एसआईआर कराने की पावर चुनाव आयोग को नहीं है। जब चुनाव आयोग को पावर नहीं है तो चुनाव आयोग किस
बिहाफ पर संविधान के किस अनुच्छेद या कानून की किस प्रस्तावना के तहत ये काम कर रहा है। दूसरी बात कहना चाहूंगा रीमा जी, पहले वोटर सरकार चुनते थे, रीमा जी पहले वोटर सरकार चुनते थे, मगर आज सरकार अपने वोटर चुनने का काम कर रही है। आज जहां जहां SIR हो रहा, हर विधानसभा में BLO के साथ एक भारतीय जनता पार्टी और RSS का अपना BLO बैठा हुए है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि किसका नाम इसमें जुड़ना है और किसका नाम कटना है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नियत है, उनके जो उनका चाल, उनका चरित्र है, इस SIR की नीति के तहत पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी केवल अब अपना वोटर को वोटर लिस्ट में डलवाना चाहती है। वो नहीं चाहते कि हम जिस वोटर को संपूर्ण वोटर अगर इस पूरी प्रक्रिया में आते हैं तो उससे क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं जहां जहां SIR चल रही है, 25 BLO की अब तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 8 से 9 BLO हैं। तो क्या प्राथमिक स्टेज पर जो BLO जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको SIR करना है, वो आत्महत्या करने पर विवश हैं, तो इससे आपको समझ में आता है कि कितना ज्यादा प्रेशर है वोट चोरी का, कि BLO इसको मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं और अब मानसिक दबाव में आकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या ऐसा है क्या गलत इंसान को LOP बना दिया है राहुल गांधी को? जी, गलत इंसान को LOP चुन लिया गया, ऐसा है क्या? नहीं, LOP भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना है। नहीं, आप ही की बात कर रही हूँ। आप इतना अच्छा बोल रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपने उठाए, राहुल गांधी ने क्यों नहीं उठाए? कल का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी इनमें से एक भी पॉइंट नहीं उठा पाए। इतने वैलिड पॉइंट्स उठा दिए आपने, वो तो एक लाइन बोल करके उसके बाद वॉकआउट कर गए। रीमा जी देखिए, ऐसा है फरहान जी, यही बात होती है ना कांग्रेस में। सॉरी, असली कार्यकर्ता और जो पढ़ा लिखा कार्यकर्ता और नेता है, उसकी इज्जत ही नहीं है फरहान साहब जैसे लोगों की। उनको टीवी पे बिठा देते हैं हमारी पार्टी। और देखिए लोकसभा में मतलब जहां पे रखनी चाहिए ये सारी बातें, वहां पे राहुल गांधी को आगे कर देते हैं, जो कुछ बोल ही नहीं पाए कल। नहीं, ये देखिए, ये आपकी आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। मैं उत्तर दे दूं रीमा जी, मैं आपका उत्तर दे दूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा है और मैं चाहता हूं कि देश की जनता भी ये जाने कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो जवाब देंगे ही, लेकिन मुझे लगता है विजय शर्मा भी गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। और सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो समझाया ना कल, उससे बढ़िया जवाब तो विजय शर्मा जी भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को मैं कुछ आईना दिखाना चाहता हूँ, बता देता हूँ। हाँ। भाई जवाहरलाल नेहरू तो आपके ही प्रधानमंत्री थे, आपकी पार्टी से आते थे। इंदिरा गांधी भी आपकी पार्टी से आती थी, राजीव गांधी भी आपकी पार्टी से आते थे, और मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी से। तो मैं कुछ गिनवा देता हूँ आपको। 1952 में पहली बार SIR हुई, 1957 में हुई, 1961 में हुई, 1965 और 66 में हुई, 1983 और 84 में हुई, 1987 से 89 के बीच में हुई, और 7वीं 1992-93 से लेकर 1995 तक हुई, और 8वीं 2002 से लेकर 2004 तक हुई, जिसमें वाजपेयी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार में कुछ कुछ हुआ। तो क्या आपने अनैतिक कार्य किए थे? तो क्या आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह पर सवाल खड़े कर रहे हो? बता दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। भाई आप कुछ तो सोच के, कुछ तो समझ के आइए। दूसरा, गृह मंत्री जी ने बता दिया था संसद में, शायद आपने सुना नहीं, आप होमवर्क करके आइए। आर्टिकल 324, 325, 326 ये चुनाव आयोग को अधिकार देता है, तो वो भी देख लीजिए। और नाम काटने की प्रक्रिया 2010 में RO को नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये SIR करानी जरूरी है। क्योंकि मृत व्यक्ति, अगर कोई सरकारी व्यक्ति यहां से मान लो हिमाचल प्रदेश चला जाता है, पंजाब चला जाता है, तो उसकी वोट 2 जगह रह जाती थी। तो क्या उसका शुद्धिकरण ना करें? आपके राहुल गांधी जी के क्या है बताइए आरोप? यही आरोप है ना। अगर चुनाव आयोग गंभीरता के साथ उसको शुद्धिकरण करता है तो फिर आप उंगली उठाते हो। और अभी आपने आज देखा होगा, चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय भी दे दिया। दूसरा, आप मृत्यु की बात करते हो, दिखाइए मुझे पुलिस का, चुनाव आयोग का, किसी सरकारी डॉक्टरों का कोई पैनल, किसी का ऑफिशियल डाटा है 25 आदमियों की मृत्यु का? एक भी मृत्यु होती है वो दुखद है, मान लिया,
लेकिन आप इस तरह की अनाप शनाप बात करते हो। और रीमा जी, इन्होंने तो जवाब दिया नहीं कि राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या करते हैं। आप बताओ। मैं बता देता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था विदेश में जाके क्या करते हैं, वो सबको पता है। क्या फायदा हुआ? मैंने पूछा उनसे भारत को क्या फायदा हुआ। हाँ, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। और क्या क्या नुकसान हुआ वो आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये रीमा जी सुनिए, इनको जवाब, रीमा जी मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बहुत ही सज्जन आदमी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे बड़ी शालीनता से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझे बड़ी शालीनता से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत ये पावर दी गई है। इसी फरहान साहब, 1 घंटे 24 मिनट रीमा जी और 10 घंटे, 1 सेकेंड, 10 घंटे बहस, 1 घंटे 24 मिनट 25 मिनट अमित शाह का बयान, उसके बाद एसआईआर क्यों जरूरी है, एसआईआर क्यों किया जा रहा है, एसआईआर के सारे प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, इस पे चर्चा की जरूरत मुझे तो लग नहीं रही। अब आपको लग रही है क्या? एक एक चीज का जवाब दिया है, मतलब एक एक चीज का जवाब। अब सवाल यही था, नहीं, वोट चोरी, मेरा तो सवाल यह था कि वोट चोरी का फेक नैरेटिव कब तक चलता रहेगा। राजकिशोर तिवारी जी, कभी संविधान की कॉपी लेकर संविधान खत्म हो रहा है, ये नैरेटिव था, फिर वोट चोरी नैरेटिव आ गया, एक नया नैरेटिव, और अब हो ये रहा है कि भुवन भास्कर जी की पार्टी ने तो खुद को कर लिया है अलग इस मुद्दे से। वो तो अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है ही नहीं। राहुल गांधी भी कल बैकफुट पर चले ही गए, आज का दिन उनको और काटना है, फिर वो निकल जाएंगे जर्मनी। तो ये नैरेटिव भी पोल खोल नैरेटिव साबित हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो बनाने की कोशिश थी, कि अवसर में तब्दील करने की कोशिश थी, राहुल गांधी का भाषण। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि वहां पर जैसे प्रियंका गांधी एक दिन पहले या एक दिन बाद में जब बोलना होता है तो दोनों भाई बहन के बीच में कंपैरिजन भी होता है, एक अलग तरीके की तुलना होती है। एक दिन पहले जब वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो प्रियंका गांधी, उन्होंने एक तो हिंदी में बोला और मुझे लगता है कि मजेदार तरीके से, मजे लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने बोला, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट मैं कह सकता हूँ जरूर पड़ा होगा। लेकिन चूंकि सवाल आपका राहुल गांधी पर और एसआईआर पर है, मुझे लगता है कि एक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो लगातार वो बोलते चले आए, रिटॉरिक्स ही थे, उसमें कुछ वो नया नहीं बोले, बल्कि काफी कम भी बोले, काफी निष्प्रभावी लगा था मुझे। और अभी जो बात उठी थी कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका हक है या नहीं है, तो अनुच्छेद 324 और 26 की बात जो की अभी विजय शर्मा जी ने भी, फरहान अख्तर साहब ने भी की है, लेकिन इसमें सीधे सीधे अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324 और 26 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हक दिए और इसमें निरीक्षण, नियंत्रण और इसका जो पूरी तरीके से अधिकार है वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे एक तरीके से बंदिश लगाई जा चुकी है, एक अपना एक वर्डिक्ट आ चुका है, तो उसके बाद इस तरीके की गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है रीमा जी, जिस तरीके से अमित शाह ने पूरी तरीके से इस मसले पर जवाब दिया और एक एक मुद्दे पर जो बात की, उसके बाद बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। और होता क्या है कि जनता की अदालत में जब जनता के बीच में किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं, तो मैं नहीं कहता हूं कि आप चुनाव में उसका क्या नतीजा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मुद्दा ना उठाएं, पर पूरे देश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अगर काम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, कोई अपवाद स्वरूप नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से विस्तृत तरीके से, विहंगम तरीके से हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? मेरा वोट है, आपका वोट है, फरहान साहब का वोट है, विजय जी का है, भुवन जोशी जी का है, हेगड़े जी का वोट है। इनकी जगह अगर कोई गलत आदमी वोट डाल रहा है और जिसको वोट यहां नहीं डालना चाहिए, उसको लेकर एक प्रक्रिया, और मैं बार बार कह चुका हूं कि बीएलओ के साथ साथ में बीएलए भी होते हैं। राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। बिहार में आप याद करिए कि अगर इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ना चला होता तो ना ये मत प्रतिशत बढ़ा होता। हाँ। और लोग जब अपने वोट की ताकत समझते हैं तो पूरी तरीके से भागीदार। हेगड़े जी आपके पास आऊंगी, लेकिन 10 सेकंड फरहान साहब, जल्द 10 सेकंड। देखिए रीमा जी, अभी अनम्यूट बड़े भाई अपनी बातें रख रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइनल इस पर आवाज नहीं आ रही आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं। और रही बात 324, संविधान की धारा 324 क्या कहती है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं और पूरा देश भी सुनेगा, आप लोग भी सुनिए और फिर इसके बाद निर्णय कीजिएगा कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा अनुच्छेद 324 के आपको पावर देती कि नहीं देती। सुनिए 324, चुनाव आयोग में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है। और इसके बाद लिखा हुआ है 324 चुनाव आयोग को सभी सांसदों, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए शक्तियां प्रदान करता है। इसमें कहां पर लिखा है कि आपको वोट जोड़ने और वोट काटने का अधिकार है? कृष्णा हेगड़े जी, ये जो बात फरहान साहिब कह रहे हैं, इसका जवाब एक मिनट दे दूं रीमा जी, चूंकि जो सवाल उठा दिया मोहम्मद फरहान साहब ने, बस इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है फरहान साहब, मैं बस आपको एक बात बताऊं। देखिए मैं सिर्फ तथ्य पे बात कर सकता, चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी, मुझे ये बताइए कि इन्होंने तो एक तरीके से फरहान साहिब कह रहे हैं कि अमित शाह झूठ बोल रहे थे। अब अगर कोई झूठ बोलता है हाउस के अंदर, वो भी देश का गृह मंत्री, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसी की तरफ से दिया नहीं गया, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से, वहां पर झूठ का पर्दाफाश किसी ने किया नहीं, वॉकआउट करके चले गए, फिर जैसे ही कैमरे माइक आते हैं तो फिर बोलने लग जाते हैं। ये वाला तरीका जो है ऑपोजिशन का, जरा बताइए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया था क्या कल कोई अमित शाह जी के बारे में? पहले मैं फरहान भाई ने जो कहा उसके ऊपर कहना चाहता हूं कि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1952 से लेके गैर कानूनी काम किया। 1952 में सर की प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद 6 बार की, तो कांग्रेस ने क्या गैर कानूनी काम की? आपके नेताओं ने, आपके प्रधानमंत्रियों ने गैर कानूनी काम की? तो यही तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने गैर कानूनी काम की। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जो इतने देश में घूमे तो देश का क्या फायदा हुआ? शायद इनको ये पता नहीं कि इजराइल के साथ करार हुआ, यूके के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए उनके साथ करार हुआ, सऊदी के क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए उनके साथ करार हुआ, अभी पुतिन साहब आए थे उनके साथ करार हुआ, और जहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब गए हैं वहाँ के देश के नेता यहाँ पर आके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उन्होंने हमारे देश के साथ करार किया है, वो हमारी देश की उपलब्धि है और देश को फायदा है। फरहान भाई को ये भी नहीं पता। तीसरी बार वो कह रहे हैं कि बिहार, मैं सिर्फ बिहार का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार में 22 लाख वोटर जो गुजर गए उनके नाम सूची में थे, 26 लाख वोटर जो शिफ्ट हुए, जिन्होंने घर शिफ्ट किया, उनका नाम सूची में था, जो कटाना पड़ा इलेक्शन कमीशन को, और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर था बिहार में। लगभग 55 लाख वोटरों का ही डिफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन को काम कर उस सूची से हटानी पड़ी, और इसके लिए सर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, जो ये बेचारे कांग्रेस वाले समझते नहीं। लेकिन कमाल की बात तो ये है, ना तो भुवन भास्कर जोशी जी और ना फरहान साहिब, दोनों लोग प्रधानमंत्री के विदेश जाने से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को क्या फायदा हुआ, एक फायदा नहीं बता पा रहे। नहीं रीमा जी, मैं आपको बता, और फरहान साहब तो बता ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे। एक फायदा रीमा जी, कोई एक फायदा नुकसान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ रीमा जी, मैं फायदा बताता हूँ आपको, एक फायदा बता दो बस, एक। अब मैं आपके बीच में मैंने बोला मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जल्दी से एक फायदा बता दीजिए फरहान जी, एक फायदा जो राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को हो रहा है। राहुल गांधी नहीं, रीमा जी मुझे कंप्लीट करना है। राहुल गांधी 16 बार 5 साल के बाद बोल लेंगे, 16 बार विदेश गए, मुझे एक फायदा बताइए। वही तो पूछ रहे हो, रुकिए ना एक मिनट। फरहान साहिब, क्या फायदा हुआ है भाई, जल्दी से एक फायदा बताइए। राहुल गांधी 16 बार, देखिए 5 साल में, आज साल में 3 बार पूरे देश में 25 वीरों की आत्महत्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा पहुंचा है? नहीं, राहुल गांधी के विदेश जाने से क्या फायदा हुआ? अभी पार्लियामेंट मैं कह तो रहा हूँ कि 25 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनका परिवार आज रोड पर आ गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। राहुल गांधी के विदेश दौरों से, जो हर महीने विदेश जा रहे हैं, उससे भारत को क्या फायदा हुआ? नहीं, जर्मनी क्यों जा रहे हैं इस पार्लियामेंट के दौरान? राहुल गांधी जर्मनी क्यों जा रहे हैं वो बताइए। फरहान साहब, आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हो, आप मतलब नहीं बोल पा रहे क्या? बताइए ना, जर्मनी क्यों जा रहे हैं पार्लियामेंट के दौरान? मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुन ही कहा रही हैं। कहाँ बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया आपने अभी तक। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ 16 बार गए, आप बताइए 25 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अरे बीएलओ का जर्मनी से क्या लिंक है भाई? अमेरिका से क्या लिंक है? यूके से क्या लिंक है? वो वहाँ के थे क्या? 25 बीएलओ ये बीएलओ क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, राहुल गांधी कनाडा और लंदन विदेश जाते हैं तो क्या कर रहे हैं वहाँ जाके?
और यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं मुझे उनके ऊपर एलओपी के ऊपर भी तो भारत का ही पैसा खर्च होता है ना उनके विदेश दौरों पर, पर्सनल ट्रिप पर नहीं जा रहे, वो पैसा भारत का ही खर्च हो रहा है उनके ऊपर। क्या फायदा पहुंचा रहे हैं देश को? आप तो मुझे सिर्फ बुलाती हैं स्क्रीन पर दिखाने के लिए कि हाँ कांग्रेस से कोई व्यक्ति आया है, उसे बोलने कहाँ दिया जाता है? अरे लेकिन अच्छा, कांग्रेस के व्यक्ति को हमें सिर्फ जो वो बोलना चाहे वही बुलवाया जाए, सवाल नहीं पूछना। राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जाता। कांग्रेस के व्यक्तियों से सवाल नहीं पूछना होता। आप इतने बोले लेकिन सब गलत। कृष्णा जी एक मिनट प्लीज चुप रहिए प्लीज। कांग्रेस के व्यक्तियों से सवाल नहीं पूछना होता है क्या फरहान साहिब? कहाँ आप मुझे बोलने, आप तो सवाल पूछ करके मेरी आवाज ही दबा दे रही, मुझे बोलना ही नहीं दे रही हैं। आपकी आवाज कहाँ दब रही है? आपकी लगातार आवाज आ रही है, बताइए ना। तो ठीक है, राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को फायदा, अब ये मेरा सीधा सवाल है, अब आप जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे हैं, एसआईआर को सही बता रहे हैं, 25 बीएलओ मर गए आत्महत्या करके, उनका परिवार आज रोड पर आ गया है, और इतनी शर्म की बात है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे हैं। हाँ, उनकी मौत पर इनको हंसी आ रही है, ये बड़े शर्म की बात है। यही देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां लेके जा रही है। राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को क्या फायदा हो रहा है? 25 लोग मर गए, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। और उसके बाद भारतीय जनता राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को एक फायदा बता दे रही ताकि आप अकेले में हंस लीजिए। कितने शर्म की बात है। प्रियंका गांधी की फोटो जो आपने पीछे लगा रखी है मुस्कुराती हुई, वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने से भारत को एक फायदा बता दीजिए। आप चाहते हैं 25 और बीएलओ मर जाए? रीमा जी आप चाहती हैं कि राहुल गांधी के विदेश जाने से बीएलओ का लिंक क्या है उजागर हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि 25 आपका और बीजेपी के प्रवक्ता के कथन अनुसार ये है कि 25 बीएलओ और भी मर जाएंगे तो हमें सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना, हमें वोट चोरी करना है, हम वोट चोरी का कार्यक्रम जो उसको चलाते रहेंगे। यही राहुल गांधी की सेहत पर बीएलओ के मरने का क्या फर्क पड़ रहा है कि वो जर्मनी का दौरा कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं? फरहान साहब, क्यों राहुल गांधी सिंपैथी में नहीं अपना दौरा कैंसिल कर पा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं। आप देखिए टीवी पर बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता बीएलओ की मौत पर हंसी हंस रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं ताकि जनता न देखने पाए? फरहान साहिब की क्या मजबूरी है? हटा रही हैं आप, उन्हें दिखा रही कि उनकी हंसी जनता न देख पाए। नहीं बोल पाएंगे क्या? 25 बीएलओ की राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर क्या एक शब्द बोल पाएंगे आप फरहान साहिब? और क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फरहान साहिब क्या हो गया आपको? बड़ी शर्म की, निंदा की और कुछ बात आप एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपकी बातों पे हंस रहा हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं भी भर्त्सना करती हूँ कि मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ और आप बोल क्या रहे हो? क्यों हम मतलब कि उन बीएलओ के जिन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी, उनके बारे में आवाज ना उठाएं? उनका परिवार आज रोड पर आ गया, उनका परिवार रो रहा है, बच्चे उनके यतीम हो गए, उनके बारे में बात ना उठाएं? हम बात करें आपसे जर्मनी और कनाडा और लंदन की। हम अपने इस देश में रहते हैं, हमारा पहली प्राथमिकता है कि मैं अपने देश के अधिकारों की बात करूं। हाँ, आप समानता के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, आप नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 और 10 पे प्रहार कर रहे हैं, मैं उस पर बात ना करूं। 324 की धारणा को गलत आप बता रहे हैं, मैं उस पर बात ना करूं। और बात किस पर करूं कि राहुल गांधी जी विदेश चले गए, इस पर बात कीजिए। यही तो सांसद में हो रहा है रीमा जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद कर रहे हैं। केवल राहुल गांधी को किस तरीके से उनकी छवि को खराब कर दो और अमित शाह छवि खराब कर दो, विदेश जाने से छवि कैसे खराब हो जाती है? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से राजकिशोर तिवारी कुछ आपको रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना है लेकिन बहुत मजबूरी है। जल्दी से राजकिशोर जी। है क्या, बस मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी शुरुआत हुई थी तो मोहम्मद फरहान साहब ने एक बात कही थी कि उनको ये बताया गया था कि अभी एसआईआर पर यहाँ डिबेट होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी के बाहर जाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी लगातार आप सवाल जो उनसे पूछ रही हैं कि बीएलओ को लेकर, अगर बीएलओ की मृत्यु को लेकर इतनी ज़्यादा संवेदना है, इतना ज़्यादा दुख है, इतना ज़्यादा दर्द है, तो उनके घरों में जाने की बजाय ये जर्मनी में तो मेरे ख्याल से उनका डोमिसाइल नहीं था, जर्मनी में तो एसआईआर नहीं हो रही थी। और सवाल यह है कि जब किसी मुद्दे को अगर आपने उठाया है तो उसको क्या लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचाएंगे? राहुल गांधी के मुद्दे पर बात नहीं करनी है और सदन में 10 घंटे 11 घंटे। और अभी सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि यहां पर यह कहा गया कि इस चैनल पे कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बैठाल कर सिर्फ इसलिए लाया था कि कांग्रेस का एक व्यक्ति आ गया है, जबकि अगर आप पूरा देखेंगे, चूंकि ये तो टाइम है, तो सबसे ज्यादा समय मोहम्मद फरहान साहब को आपने दिया।
मोहम्मद फरहान साहब ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 324, 326 की जो वो बात कर रहे थे, मैंने स्पष्ट बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ साफ कहा है कि उनके चलते वो अपने अधिकारियों का प्रयोग कर सकता है। उसमें कुछ राइडर्स लगे हुए हैं, वो नागरिकता कानून नहीं लगा सकता है, नागरिकता नहीं तय कर सकता है। तो नागरिकता वो तय भी नहीं कर रहा है, वो ये तय कर रहा है कि कैसे सूची का शुद्धिकरण हो। अगर इस तरीके की कोई प्रक्रिया चल रही तो उस पर कोई दिक्कत कैसे हो सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार के नतीजे इसकी एक नजीर हैं कि इस तरीके के बेवजह के मुद्दों को लेकर भास्कर जोशी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चलिए भुवन भास्कर जी, अब मुझे बताइए कि घुसपैठियों और सुधारों से और इतिहास से कौन भागना चाहता है? किसको दिक्कत हो रही है? घुसपैठी का नाम आते ही वॉकआउट कर जाते हैं, डिटेंशन सेंटर बन जाए तो दिक्कत हो जाती है, फिर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो भी दिक्कत है। कौन है वो लोग देश में? देखिए, सरकार बताने का काम करे कि कितने घुसपैठियों को वो पकड़ पाए। सरकार बताने में नाकामयाब है, ना लोकसभा में बता पा रही है, ना राज्यसभा में बता पा रही है। आज उसी काम को प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहने का काम करा है। और अभी जो चर्चा चल रही थी आपकी, जिसमें आपने कहा है कि राहुल गांधी के दौरों से क्या फायदा हुआ है, तो हमने देखा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरों से क्या फायदा हुआ है। हाँ, बिल्कुल देश को फायदा हुआ माननीय प्रधानमंत्री के दौरे से। रुपया सबसे न्यूनतम स्तर पे है, डॉलर। और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विदेश नीति की जीत तो है कि वो उनका प्रचार करेंगे, वहां पे ट्रंप सरकार कहेंगे और देश को उसका टैरिफ झेलना पड़ेगा। ये कामयाबी नहीं है तो क्या है? और मैं कहना चाहता हूँ, जो माननीय राहुल गांधी जी गए वो अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार के तहत गए। वहां पर उन्होंने सूचना सरकार को दी है और उसके बाद क्या चर्चा की आवश्यकता है? वो सूचना सरकार को देकर जाते हैं। सूचना की बात नहीं कर रही थी मैं, अधिकार की बात भी नहीं कर रही थी, फायदे की बात कर रही थी। क्या फायदा पहुंचाया उन्होंने देश को? मैं यही कहना चाहता हूँ, के पैसे से जाकर देश की जनता को क्या फायदा पहुंचाया? जवाब है मेरे पास। जब सरकार अपनी हददर्मिता पे है, LOP को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये सरकार तानाशाह तरीके से चल रही है, तो माननीय राहुल गांधी विदेश में जाके उनसे क्यों नहीं मिल सकते हैं? अच्छा, जब यहाँ पे सरकार मिलने नहीं दे रही है। ओके, ठीक है विजय शर्मा जी, जवाब दीजिए भाई। देखिए, उनको मिलने नहीं दिया गया पुतिन से, तो अब वो वहां जाके मिलेंगे वहां के राष्ट्राध्यक्षों से। जब आप देश में मिलने नहीं देंगे तो जाना ही पड़ेगा ना राहुल गांधी को। फिर शायद ज्योति जी को पता नहीं है, वियतनाम, मॉरिशस, न्यूजीलैंड वगैरह के 5-6 देशों के और सिर्फ LOP बनने के एक दिन बाद से मिलवाए गए हैं। और आप उनकी कार्यशैली देखेंगे, गणतंत्र दिवस जो हमारा सबसे बड़ा उत्सव है उसमें वो जाते नहीं है, उपराष्ट्रपति की ओथ में जाते नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ में राष्ट्रपति भवन वो जाते नहीं है। तो ऐसे LOP से आप क्या सबक लेंगे? ऐसा LOP चाहते हैं आप? जो अभी संसद का सत्र चल रहा है और विदेश घूम रहे हैं वो, और विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं वो। ऐसे लोग नहीं, अभी किया नहीं, अभी तो जाएंगे 15 तारीख को। नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनका बन गया ना विचार, उनका बन गया। इससे पहले लंका भी गए, जहां जाके नाइक रहता था। कोलंबिया जाते हैं, आप लंदन में जाके देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं वो। यूरोप को और अमेरिका को कहते हैं आइए लोकतंत्र में इंटरवीन कीजिए। जोशी जी, आप समझिए ये नादान बच्चा है, आप ही पिछड़े। और मोदी जी ने प्राची से खड़े होकर बोला था, अपने यहाँ हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है वहां बोला था। कौन नादान बच्चा कौन है? राहुल गांधी बच्चा? बिल्कुल राहुल गांधी 55 साल में भी बच्चे हैं क्या वो?
बिल्कुल वो नादान बच्चा है। हम तो कहते हैं, हमारे तो जेपी नड्डा जी कहते हैं वो नादान बच्चा है। तो वो नादान बच्चे के चक्कर में मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये परजीवी पार्टी है, जिसके साथ आती है उसको ले डूबती है, समय रहते भुवन जी बताइए। ठीक है, दूसरा मैं अभी 1 मिनट, मुझे 5 सेकंड का समय दीजिए। इन्होंने 25-326 का बोला, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ 326 क्या कहता है। मेरे मित्र ने बोला था, वो पढ़वा रहे थे मेरे को, मैं बता देता हूँ। बी पढ़िए इसमें, जो भारतीय नागरिक हो जिसकी 18 वर्ष से ज्यादा की आयु हो। रीमा जी, इनके एक शब्द से आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, ये मूर्ख व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता है कि एलओपी के बारे में किस तरीके के शब्दों का इसने इस्तेमाल किया हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री कह के पुकारते हैं और ये इस तरीके की मूर्खतापूर्वक बात कर रहे हैं। क्या ये चैनल पर शराब उन्होंने पता है किसके बारे में बोला? फरहान साहब, जिसके बारे में आप आपत्ति कर रहे हो, जिसके बारे में आप आपत्ति कर रहे हो, अरे सुनिए ना, सुनिए फरहान साहब, ठीक है विजय शर्मा, फरहान साहब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो आपत्ति की, एलओपी देश के, उन्होंने आज बोला कि अमित शाह डरा हुआ है, अमित शाह का हाथ कांप रहा था, अमित शाह डरा हुआ है। कल अमित शाह बहुत डरा हुआ था, नरेंद्र मोदी ऐसा कहता है। जो बीजेपी ये हमारे देश के एलओपी बोलते हैं। अभी आज सुबह ही बोला है, तब आपको आपत्ति नहीं हुई थी क्या? होती है ऐसी बातों से आपत्ति क्या? आप उसे सही मानती हैं? आपको हुई फरहान जी? हम क्या वो सही मानती हैं आप? मुझे लेकिन ये अच्छा लगा कि पूरे शो में आपके मुंह से राहुल गांधी निकला नाम। हम ये कह रहे हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता ने बोला अभी भांग खा के शराब पी करके, उसे आप सही मानती हैं? भांग भी खा ली और शराब भी पी ली, दोनों एक साथ कर लिया क्या विजय शर्मा आपने? टीवी डिबेट पर जबरदस्त नाम है, देश की मर्यादा को तार तार करेंगे। नहीं, ये राहुल गांधी क्या भांग पी के आते हैं क्या फिर? इसका मतलब हाउस में कैसी बातें बोलते हैं? अमित शाह का हाथ कांप रहा था, आपको पता है कल अमित शाह ने 102 फीवर के अंदर पूरा 1.5 घंटे सदन को अपनी जिम्मेवारी जो उनकी थी वो निभाई, और बोले वो वहां पर एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने हाई फीवर में। ऐसे इंसान का मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी आज सुबह। रीमा जी, बर्दाश्त ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बीजेपी के प्रधानमंत्री बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने तब तो आपको आपत्ति नहीं होती फरहान साहिब। भंगेड़ी गंजेड़ियों के मुंह से इस तरह के, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरह बोलेंगे? मतलब सिर्फ एलओपी का पद संवैधानिक है? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, कोई पद संवैधानिक नहीं है। सिर्फ देश का एलओपी जो है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है हमारे देश में। आप यही चर्चा कराने के लिए बुलाती हैं लोगों को, आप यही चर्चा कराने के लिए बुलाती हैं रीमा जी? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आपको सिर्फ सिलेबस के अंदर अगर सवाल पूछे जाए जो रटे हुए हैं आपके, तब तो आप बात करेंगे, और शो में अगर कुछ और मुद्दा आ जाएगा तब आपको बात ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमलावर होना है। ये मुझे शर्म की बात लग रही है ज्यादा। एलओपी पूरे देश का होता है, वो पूरे देश, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, गृह मंत्री पूरे देश का होता है, उनकी इंसल्ट करते रहोगे आप लगातार? हाँ, टीवी पर बैठा करके इस तरह के टीवी पर बैठा करके क्या होता है ये फरहान साहब? चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत शर्म आ रही है मुझे। देश का एलओपी ऐसा है जो गृह मंत्री का सम्मान करना नहीं जानता, प्रधानमंत्री का सम्मान करना नहीं जानता, उनकी उम्र का भी सम्मान करना नहीं जानता। तू तड़क की तो भाषा बोलते हैं आप लोग, और उसके बाद महिला का भी सम्मान करना नहीं आता आपको। कुछ भी बोलेंगे, मतलब हवा में कुछ भी बोलना है फरहान साहब को। हमें हवा में नहीं। देखिए मैडम, आप जानते हैं आप उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने इस देश के एलओपी के बारे में गलत बयानी की है। हमें इस बात पे आपत्ति है, हमें इस बात की आपत्ति, आप उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप बायस्ड होकर टीवी चैनल पर डिबेट कराने के लिए आते हैं। ऐसी डिबेट का मैं बहिष्कार करता हूं। दोबारा मैं आपके चैनल पर आऊंगा नहीं। ये बात आज आप तीसरी बार बोल रहे हो फरहान साहब। अगर आप सच्चे हैं तो आज के बाद इस बात को बिल्कुल कायम रखना। इससे पहले 2 बार और आप वॉकआउट कर चुके हैं और कह चुके हैं मैं नहीं आऊंगा, फिर बार बार आ जाते हैं चैनल पर बैठने के लिए। पता नहीं क्या मजबूरी होती है आप लोगों की, समझ में नहीं आता मुझे। फरहान साहब फ्रीज हो गए, अब लगता है चले गए। खैर, भुवन भास्कर जी जवाब दीजिए, क्या ड्रामा चल रहा है ये, पता नहीं कांग्रेसियों का। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साधी है वो निश्चित तौर पे भाषा की बात बोल रहे थे, और मैं इनको देख पा रहा, पूरे देश में वीडियो वायरल है माननीय गृह मंत्री का, किस प्रकार वो शब्दों को, और मैं कहना भी नहीं चाहता वो शब्दों को, शायद
जो इनके प्रवक्ता है वो सर्वसार नहीं हुआ है, लेकिन पूरा देश सर्वसार हुआ है। एक्सपंज कर दिया गया है। किस तरह की भाषा, आपको भी इसमें शायद शर्म महसूस होनी चाहिए, मुझे तो होगी है। एक्सपंज कर दिया गया ना उस वर्ड को एक्सपंज कर दिया गया। क्या क्या देश देखना चाहता है? गृह मंत्री से देश इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, गली के लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो संसद है, वो मंदिर है लोकतंत्र का। देश शर्मसार हुआ अमित शाह के इस तरह के असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्यों गृह मंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। 140 करोड़ लोगों का मंदिर है वो, मेरा आपका मंदिर नहीं है। एक्सपंज कर दिया शब्द, वो गलती से उनके मुंह से निकला, उन्होंने बोला उसके लिए से निकला, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं। और आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल माननीय मोदी जी करते हैं? विजय शर्मा जी बोलिए। कांग्रेस की विधवा लगातार वो कहने का काम करते हैं मोदी जी को पकड़ के लोग पीटेंगे, वो सभ्य भाषा है इनके लिए। मोदी जी की माता है आज की डेट में, उनके लिए गाली निकाली जाती है। वो जोशी साहब अच्छी भाषा है, आप उसका समर्थन करते हैं? बताइए। तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं इनके। पवन खेड़ा क्या बोलते हैं, जो मीडिया के चीफ हैं, वो क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए? देश के प्रधानमंत्री के लिए मौत का सौदागर, बोटी बोटी बोलते, वो अच्छी भाषा है। तो ऐसी भाषा का कोई समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें गंभीरता के साथ जिस विषय पे हमें बुलाया गया उस विषय पे बात करें, बजाय इसको डेविएट करने के चर्चा करते हैं, स्वस्थ चर्चा करते हैं। बताइए, देश के सामने बातें रखते हैं, इनके दर्शकों के सामने बातें रखते हैं, तो डेविएट क्यों करते हैं? जोशी साहब कोई अगर बात है तो उसे बताइए। मैंने तो उनको फरहान साहब को भी पढ़वा दिया। आर्टिकल 326 क्या कहता है, ए क्लॉज क्या कहता है, बी क्लॉज क्या कहता है। तो जोशी साहब बात उस पर आई है ना। ये भारतीय जनता पार्टी का चार्ज। आप मुझे बताइए किस तरह से लोकसभा में अगर पाजामा पहन के, टी शर्ट पहन के एलओपी आ जाते हैं संसद के अंदर, ये संसद की गरिमा बढ़ाने वाला है क्या? प्रधानमंत्री को पीटने की बातें करते हैं, ये अच्छी बात है क्या? प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, अच्छी बात है क्या? आप गाली देते हो, उनकी बोटी बोटी करने की बात करते हैं, अच्छी बात है क्या? उनको नीच कहते हो, अच्छी बात है क्या? बताइए आप मुझे। भारतीय जनता पार्टी का बातें आप नहीं कर सकते। आपका जो प्रवक्ता है, कोई आपने स्वस्थ डिबेट करनी है, करिए, चर्चा कीजिए, किसने रोका है? ऑडियो प्रॉब्लम है, हटाइए जरा फ्रेम। रीमा जी मुझे लगता है कि जवाब है नहीं कांग्रेस प्रवक्ता के पास। कांग्रेस प्रवक्ता वॉकआउट कर गए विजय शर्मा जी। वही मैं कह रहा हूँ, उनके पास कांग्रेस प्रवक्ता वॉकआउट कर गए हैं, इसलिए वो चले गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की कि वो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से इतना बचते हैं और उस पर बात नहीं करनी होती और उसके बाद वॉकआउट कर जाते हैं। अजय वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था अभी 3 दिन पहले तक, क्योंकि रिसर्च करके आना नहीं होता, सवाल पर जवाब देना नहीं होता और अचानक से मुद्दा अपने आप घुमाते रहेंगे और जैसे ही असली मुद्दे पर बात करो तो चले जाएंगे। लेकिन अब फाइनल कमेंट जरा लेते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, ये मुद्दा कितना ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल के चुनाव में तो एसआईआर को लेकर जिस तरह से बवाल कटा हुआ है और ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से इसको हेड ऑन करके ले लिया है, तो ये मुद्दा क्या होगा अब? देखिए, बिहार में भी सभी पार्टियों ने, जो अपोजिशन पार्टियों ने सर की प्रक्रिया को अपोज किया, लेकिन सभी ने इलेक्शन में भाग लिया। और अभी सभी ने देखा है कि 55 लाख वोटर्स के जो है उसमें डिफरेंस था और वो दुरुस्ती करने में की बहुत जरूरत भी थी। इसी तरह अगर वेस्ट बंगाल में भी सर की प्रक्रिया हम लेंगे तो इससे भी ज्यादा संख्या में जो है डिफरेंस आएगा और इसके लिए सर की प्रक्रिया लेना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि वहां बांग्लादेशियों का घुसपैठ, डुप्लीकेट वोटर्स, अवैध वोटर्स बहुत भारी संख्या में है। ओके सर, मेरे पास वक्त नहीं है। फाइनल कमेंट मुझे भुवन भास्कर जोशी से लेना पड़ेगा। फाइनल कमेंट भुवन जी, ये बताइए, यूपी में तो सब चंगा है ना? यूपी में तो सब ठीक है? आपकी पार्टी इतने सांसद जीत के भी आई थी, इसका मतलब यूपी में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इस देश में माननीय अखिलेश यादव जी ने 28,000 वोटर जो गायब करे चुनाव आयोग ने, उसका शपथ पत्र देकर हमने चुनाव आयोग को दिया। अब तक जवाब नहीं मिला। प्रेस के साथियों को संसद में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। ये देश देख रहा है कि चुनाव आयोग किस दिशा में काम कर रहा है और जो प्रशासन है वो याद है कि तो आपके जो इतने सांसद जीत के आए थे वो गलत थे?
इस प्रकार नहीं, हमारे नेता लोग साफ कहा 80 के 80 अगर सांसद अगर हमारे जीत के आ जाए तो बैलेट की जो व्यवस्था है, जो हम लोग कहते हैं ईवीएम की व्यवस्था खराब है, बैलेट से चुनाव कराइए। ये नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मतलब देश जो है वो आगे बढ़ने की बजाय राजकिशोर जी अब पीछे धकेला जाए। देश, बाकी सारे देश सोच रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम फिर आजादी से पहले के भारत में चले जाएं। अमेरिका और जर्मन से विकसित देश है क्या? वहां पर किस चीज के चुनाव हुए, वहां पर भी ईवीएम पे रोक लगाने का काम हुआ। ये देश देख रहा है कि बेईमानी का एक तंत्र बन चुका है ईवीएम। ओके, तो बेईमानी से जीत के आए हो आप लोग इतने सारे? हम ये कह रहे हैं 80 के 80 भी जीत जाए तब भी हमें ईवीएम की व्यवस्था पे शक है। हम लोग उस तरह के लोग नहीं कि इधर बोलने का काम करा है। नहीं, अखिलेश जी की समस्या नहीं है। वो जिस गठबंधन में रह रहे हैं उस गठबंधन के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब उस मुद्दे से अगर वो अलग हटते हुए आईपी सिंह की तरह दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई पड़ती है, और वो अभी मेरे ख्याल से विपक्ष अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये शायद उनके अंदर के उद्गार नहीं है, उनको वो जो गठबंधन का धर्म है या उसका मर्म है कि तमाम ऐसी चीजें जो वो खुद स्वीकार नहीं करते हैं, जो उनके अंदर से भी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब है कि उनके अंदर से बातें उठ रही हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उचित नहीं है और उनसे पॉलिटिकल जो उनको माइलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ वो उठाते रहे, दूसरी तरफ वो मीडिया चैनल पर आकर वो बात करेंगे कि भाई इस पर ये दिक्कत आती चली जा रही। और एक बात और, जोशी जी ने कहा कि इतने हजार शपथ पत्र दिए गए, तो वो शपथ पत्र नहीं थे, चिट्ठी ऐसे भेज देना ये ठीक वैसा ही था जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो पूरे जो कागज का जो गट्ठर था, मेरी एक आज तक समझ में नहीं आया कि वो इतने कागज के गट्ठर जो पूरा जो ट्रक में भर के लाने वाले थे, आजकल कौन लेकर चलता है? सब कुछ पेपरलेस हो चुका है। बिल्कुल आप वेबसाइट पे जाइए, सब चीजें आपके सामने आ जाती है। तो ये जो सिंबोलिज्म है, जो प्रतीकात्मक राजनीति है, वो करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि था, यही तो सवाल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े और नैरेटिव चलाइए, सब कुछ चलाइए, लेकिन अभी आजकल आप देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से खत्म करते करते मैं ये बताऊं, एक फिल्म आई है धुरंधर, अभी नैरेटिव उसको लेकर चल रहा है जबरदस्त, और लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई नैरेटिव होता क्या है। ये वही नैरेटिव है जो घुसपैठियों के साथ जाके खड़ा हो जाता है, और ये वही नैरेटिव है जो धुरंधर जैसी जो फिल्म जब बनती है उसमें पाकिस्तान का नाम आने से ही कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है कि भाई पाकिस्तान का नाम कैसे ले दिया गया। तो यही वो नैरेटिव है जिससे बचकर और जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज